अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस इज़ मी अनमोल ज़ेरा। और आज की जो वीडियो है वो उसके जो है वो दो पर्पज़ हैं आज की वीडियो के। नंबर वन ये है कि हाउ टू सॉल्व एमसीक्यूज़। ठीक है, एमसीक्यूज़ जो है ना, जो है वो हाउ टू सॉल्व एमसीक्यूज़। कोई भी अगर हमारे पास एमसीक्यूज़ आ जाए, कोई सवाल आ जाए एमसीक्यूज़ का, तो किस तरह से हमने जो है ना वो एमसीक्यूज़ को सॉल्व करना है। दूसरा ये है कि हमने एमसीक्यूज़ यहाँ पर सॉल्व करने हैं बायो एनर्जेटिक चैप्टर के, जो कि हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, तो ये दो पर्पज़ हैं आज की वीडियो के। सबसे पहले जो है वो जो मेन पर्पज़ है वो ये है कि हमें एमसीक्यूज़ सॉल्व करने हैं बायो एनर्जेटिक्स के। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एमसीक्यूज़ जो है वो किस तरह से, किस हवाले से, किस तरीके से जो है वो सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, तो एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो है वो कुछ चीज़ें जो है वो लाजमी होनी चाहिए। सबसे पहले चीज़ जो है वो हमारे पास क्या होनी चाहिए, सबसे पहले चीज़ ये होनी चाहिए कि जिस भी चैप्टर के आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं या जिस टॉपिक के आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, वो चैप्टर या फिर टॉपिक आपको जो है वो क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, यानी उस टॉपिक के हवाले से, उस चैप्टर के हवाले से आपको कोई भी कन्फ्यूज़न जो है ना वो नहीं होनी चाहिए। वो बिल्कुल उसका कॉन्सेप्ट जो है वो आपको क्लियर होना चाहिए कि बेसिकली इस टॉपिक के अंदर है क्या, कौन कौन सी चीज़ें जो है इस टॉपिक के अंदर बताई गई हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो पर्पज़ है एमसीक्यू सॉल्व करने का वो ये है कि आपको चैप्टर या कोई भी टॉपिक जिसके एमसीक्यूज आपके सामने हैं, वो टॉपिक या वो चैप्टर, उसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। उसके बाद जो दूसरा पर्पज़ ये है एमसीक्यूज़ जो है उसका ये होना चाहिए कि जो भी एमसीक्यूज़ आपके सामने आया है उसको जो है वो समझना। ठीक है, समझना या फिर अंडरस्टैंड करना, उसको उस चीज़ को या उस सवाल को आपको अंडरस्टैंड करना है कि बेसिकली इस सवाल के अंदर जो है वो कौन सी चीज़ जो है वो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है। कई बार ये होता है कि हमारे पास सवाल आ जाता है, बहुत ही ईजी सवाल, उसका आंसर भी हमें आ रहा होता है, लेकिन उस सवाल में जो है वो पूछा क्या जा रहा है ये हमें समझ नहीं आता। तो उस सवाल को जो है हमने पहले अच्छी तरह से रीड करना है। एक बार अगर आपको समझ नहीं आता तो दोबारा आपने रीड करना है, दोबारा अगर आपको समझ नहीं आता तो 3 टाइम्स भी आप रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा ये है कि आपको सवाल को अच्छी तरह से जो है वो क्वेश्चन एनालिसिस, जिसे हम बोलते हैं क्वेश्चन एनालिसिस। ठीक है, क्वेश्चन एनालिसिस करनी कि किस तरह का सवाल है, क्या बोल रहा है, सवाल में पूछ क्या रहा है बेसिकली। ठीक है, तो दूसरी चीज़, उसके बाद जो तीसरी चीज़ ये है कि उस सवाल के अंदर जो ऑप्शन दिए हुए हैं, यानी उस एमसीक्यूज़ के अंदर जो ऑप्शन दिए हैं, उन ऑप्शंस को अच्छी तरह से जो है वो पढ़ना। यानी कई बार ये होता है कि हम लोग सवाल पढ़ लेते हैं, हमें सवाल भी समझ आ जाता है, ठीक है, कि पूछ क्या रहा है, लेकिन ये होता है कि फ़र्स्ट ऑप्शन जो है वो लग रहा होता है सही है, तो हम लोग फर्स्ट को ही देख के टिक कर देते हैं कि हाँ भाई ये सही है। तो इस तरह से नहीं करना, हमने 4 ही ऑप्शंस जो है वो अच्छी तरह से, या 4 या 5 जितने भी ऑप्शंस हैं उसे अच्छी तरह से जो है पढ़ने हैं। उसके बाद उनमें से जो है वो जो भी हमें अच्छा एक्यूरेट लग रहा है, सबसे ज़्यादा एक्यूरेट लग रहा है, उसे हम जो है वो टिक करेंगे। ठीक है, उसे हम मार्क करेंगे। तो थर्ड ये फर्स्ट ये होना चाहिए कि चैप्टर या टॉपिक का कॉन्सेप्ट आपको किस तरह क्लियर होना चाहिए। दूसरा ये है कि सवाल को एनालाइज करके उसे अंडरस्टैंड करना है। थर्ड, उसके ऑप्शन को जो है वो अच्छी तरह से, चारों ऑप्शंस को अच्छी तरह से रीड करना है, पढ़ना है, एंड देन जो बेस्ट ऑप्शन है उसे हमें टिक करना है। ठीक है, अब हम लोग जो है वो सवाल पे आते हैं, यानी बायो एनर्जेटिक की जो चैप्टर है उसकी बेसिकली जो एमसीक्यूज, मेन मकसद ये है कि बायो एनर्जेटिक का जो है वो हमें एमसीक्यूज यहाँ पर सॉल्व करना है। तो सिंध के टेक्स्ट बुक में जो है वो कुछ एमसीक्यूज दिए हुए हैं। सबसे पहला एमसीक्यूज ये है कि फोटोसिंथेसिस इज मेजर्ड इन लीव ऑफ ग्रीन प्लांट एक्सपोज टू डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है, अब ये जो सवाल है ये किस टॉपिक से लिया गया है, किस चैप्टर से लिया गया है, सबसे पहली चीज़ हमें ये पता होनी चाहिए। ये किस तरह से पता होगी, अगर वो हमें चैप्टर या कॉन्सेप्ट जो है वो क्रिस्टल क्लियर होगा। जब वो कॉन्सेप्ट या वो चैप्टर हमें क्रिस्टल क्लियर होगा तो उसका जो सवाल है हमें पता चल जाएगा कि ये सवाल जो है वो इस टॉपिक से, इस लाइन से आया है। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ रहा है फोटोसिंथेसिस इज मेजर्ड इन लीफ ऑफ ग्रीन प्लांट एक्सपोज टू डिफरेंट लाइट। मतलब बेसिकली ये सवाल जो है वो फोटोसिंथेसिस से लिया गया है, ये फोटोसिंथेसिस के बारे में पूछ रहा है। सवाल में जो है वो क्या पूछ रहा है, सवाल को अंडरस्टैंड करना है हमने कि फोटोसिंथेसिस इज एंड मेजर्ड इन लीफ ऑफ ग्रीन प्लांट्स एक्सपोज टू डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट। मतलब ये पूछ रहा है कि फोटोसिंथेसिस जो है वो किस लाइट
वेवलेंथ की, जो कौन सी लाइट ऑफ वेवलेंथ है उससे जो है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसीड होती है, या कौन सी वेवलेंथ ऑफ लाइट है, कौन सी ऐसी लाइट है जिसकी लगने की वजह से प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है। ठीक है, अब हम इसके ऑप्शंस देखते हैं। ए, हाईएस्ट इन ग्रीन लाइट, हाईएस्ट इन रेड लाइट, हाईएस्ट इन ब्लू लाइट, हाईएस्ट इन रेड एंड ब्लू लाइट। तो यहाँ पर जबकि वेवलेंथ की बात कर रहा है तो फोटोसिंथेसिस जो है वो कौन सी वेवलेंथ ऑफ लाइट से जो है वो प्रोसीड होती है। तो हमने पीछे पढ़ा हुआ है, ये टॉपिक में है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर के जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो हाईएस्ट रेड और ब्लू लाइट, यानी रेड और ब्लू लाइट की वजह से जो है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो प्रोसीड होता है। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट है या मार्क है वो डी है। ठीक है, फर्स्ट हमारा हो गया। उसके बाद जो है वो सेकेंड है, वेयर डू द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस अकर। अब इस सवाल को पढ़ने से ही हमें पता चल गया कि ये सवाल कौन से टॉपिक से लिया गया है। ये सवाल लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के टॉपिक से लिया गया है जो कि हमने फोटोसिंथेसिस में किया था। ठीक है, एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन था, एक लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन था। अब ये पूछ रहा है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन मतलब वेयर डू, मतलब कहाँ पर जो है वो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन जो है वो फोटोसिंथेसिस का हो रहा है, किस जगह पे हो रहा है, यानी कौन से सेल का ऐसा कौन सा पार्ट है जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस का लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन हो रहा है। तो हम लोग अगर पीछे चलें तो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन वो रिएक्शन है जहाँ से जो है पूरी कहानी स्टार्ट हुई थी फोटोसिंथेसिस की। फर्स्ट रिएक्शन और फर्स्ट फेज था फोटोसिंथेसिस का। तो वो हमने देखा था क्लोरोप्लास्ट के जो थाइलाकॉइड्स थे उन थाइलाकॉइड्स के मेम्ब्रेन के ऊपर जो है ये पूरा प्रोसेस हो रहा था। तो इनके ऑप्शंस हम लोग देखते हैं। ए, इन द गार्ड सेल ऑफ स्ट्रोमा, ठीक है, ये स्ट्रोमा हो, स्ट्रोमेटा सॉरी स्ट्रोमेटा के अंदर नहीं हो रहा। नंबर बी, स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ये भी नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद सी, इन द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, एंड डी, साइटोप्लाज्म ऑफ द लीफ। ठीक है, तो ये जो तीन ऑप्शन है ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। गार्ड सेल ऑफ द स्ट्रोमेटा बिल्कुल भी नहीं होगा, स्ट्रोमेटा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट नहीं, ये दूसरा स्ट्रोमेटा में जो है वो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन हो रहा था, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन नहीं, तो ये भी नहीं होगा। डी, क्लोरोप्लास्ट ऑफ द लीफ, नहीं, इसके अंदर भी नहीं होगा। तो सी जो है उसका ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, इन द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, नहीं क्लोरोप्लास्ट की जो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन थी, थाइलाकॉइड थे, उनके अंदर जो है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है। तो हमारा ऑप्शन सी जो है इसमें करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद थर्ड ये है कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम, यानी फोटोसिंथेसिस जो रिएक्शन हो रहा है, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन जो है उसमें कौन सी चीज़ थी, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर जो है वो मिलके क्या कर रहे थे, ये दोनों मिलके ग्लूकोज प्लस में वाटर और प्लस में कुछ अमाउंट में ऑक्सीजन बन रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पूछ रहा है कि फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है उस प्रोसेस के अंदर जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है उसमें वो ऑक्सीजन जो है वो कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है, यानी दो फेजेस थे फोटोसिंथेसिस के, एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन था, एक लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन था। तो उन लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के अंदर जो ऑक्सीजन बनी थी, यानी एक फोटोसिंथेसिस का फेज जो फर्स्ट फेज था लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, उसके अंदर ऑक्सीजन की फॉर्मेशन हो रही थी, ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस हो रहा था। तो ये फोटोसिंथेसिस के अंदर जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा था वो किस तरह से प्रोड्यूस हो रहा था, तो हमने लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के अंदर देखा था कि फोटो सिस्टम 2 जो था उसके अंदर वाटर जो है वो टूट रहा था। ठीक है, वाटर टूट रहा था, तो वाटर टूटने की वजह से जो है वो H आयंस और इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए थे, जिसकी वजह से लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन प्रोसीड हुआ और पीछे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है वो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पूछ रहा है कि ऑक्सीजन कहाँ से जो है वो प्रोड्यूस होता है फोटोसिंथेसिस के अंदर। तो ऑप्शन हमें देखें, द ब्रेकडाउन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड की ब्रेकडाउन की वजह से बिल्कुल भी नहीं प्रोड्यूस हो रहा था ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड की ब्रेकडाउन हुई ही नहीं थी, कार्बोऑक्सिलेशन हुई थी लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 है द ब्रेकडाउन ऑफ वाटर। ठीक है, नंबर 3 ब्रेकडाउन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की फिर से बात आ गई, तो ये ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद डी, फोटो रिस्पायरेशन, फोटो रिस्पायरेशन के अंदर ऑक्सीजन की फॉर्मेशन नहीं होती। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। तो ओवरऑल जो हमारे पास जो ऑप्शन है वो द ब्रेकडाउन ऑफ दी
वाटर, तो वाटर की ब्रेकडाउन जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के अंदर हो रही थी उसमें इलेक्ट्रॉन की वजह से लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन प्रोसीड हुआ था और वहाँ पर जो है इसकी ब्रेकडाउन की वजह से मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का बना था जो आगे जाकर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर जाकर फिर से जो है वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, उसके बाद जो है वेयर डज डिस्पैरिटी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अक्कर। अब यहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की बात आ गई, तो ये यहाँ से लिया गया है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो कहाँ पर होती है। ठीक है, यानी किस जगह पर, कौन से सेल के कौन से पार्ट में अंदर होती है। तो हमने पढ़ा था साइटोप्लाज्म, नहीं साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस हुआ था। ठीक है, उसके बाद ग्लाइकोलाइसिस के बाद जो है वो क्रेब्स साइकिल हुई थी जो कि मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हुई थी। ठीक है, उसके बाद जो है वो क्रेब्स साइकिल के बाद जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आई थी। लास्ट वीडियो बिल्कुल ही थी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की कि इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया एंड आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। तो इनमें से सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो इनर मेम्ब्रेन के अंदर होगी। यानी सबसे पहले जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन जो है थाइलाकोइड के अंदर हुआ, उसके बाद लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन स्ट्रोमा के अंदर हुआ, देन ग्लाइकोलाइसिस अकर इन द साइटोप्लाज्म। ग्लाइकोलाइसिस के बाद जो है वो क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हुई, माइटोकॉन्ड्रिया के भी मैट्रिक्स के अंदर। उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आई जो कि इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया थी। ठीक है, उसके बाद जो है वेयर आर द इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट ऑफ द फर्मेंटेशन ग्रेप ड्राई बाय यीस्ट। अब यहाँ पर फर्मेंटेशन की बात आ रही है, तो फर्मेंटेशन की हमेशा जो प्रोडक्ट बनती है, क्योंकि फर्मेंटेशन एक इनएरोबिक रिस्पायरेशन है तो इसके अंदर ऑक्सीजन की यूजेज नहीं हो रही। जब उसके अंदर ऑक्सीजन की यूजेज नहीं हो रही तो इसके अंदर कोई भी जो है वो कार्बन हाइड्रेट जो उसकी फॉर्मेशन नहीं होगी। यानी रेस्पिरेशन जो नॉर्मल होती है उसमें कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है, रिस्पायरेशन के अंदर ग्लूकोज की जो है ब्रेकडाउन होती है। यहाँ पर जो है वो ग्लूकोज जो है वो टूटेगा, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो है वो टूटेगा नहीं, इनएरोबिक रिस्पायरेशन होगी। तो इस वजह से जो है हमारे पास प्रोडक्ट इनएरोबिक रिस्पायरेशन की एरोबिक रिस्पायरेशन से चेंज होगी। तो लैक्टिक एसिड एंड NAD, लैक्टिक एसिड तो हो सकता है लेकिन NAD यहाँ पर बिल्कुल गलत है, इस वजह से ये ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद ATP एंड कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर हो सकता है लेकिन यहाँ पर ATP की फॉर्मेशन भी बताई गई है, लेकिन ATP की फॉर्मेशन इनएरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर नहीं होती। उसके बाद ATP इथेनॉल हो सकता है लेकिन फिर से यहाँ पर ATP दी गई है। ठीक है, डी ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड एंड इथेनॉल ये दोनों करेक्ट हो सकते हैं क्योंकि इनएरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर ऑक्सीजन की यूजेज नहीं होती, इस वजह से ATP की फॉर्मेशन नहीं होगी। ATP की फॉर्मेशन नहीं होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड इथेनॉल की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, उसके बाद जो है प्रोसेस विच कन्वर्ट पायरुवेट इनटू 3 मॉलिक्यूल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज, वो कौन सा प्रोसेस है जिसके अंदर पायरुवेट जो है वो 3 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स के अंदर बनता है। ठीक है, टूटता है। सबसे पहले जो ऑप्शन है वो C3 साइकिल। C3 साइकिल वो साइकिल है जिसके अंदर अभी ग्लूकोज की फॉर्मेशन होगी। पायरुवेट ग्लूकोज जो है वो पायरुवेट के अंदर कन्वर्ट होगा, तो मतलब पायरुवेट की बात तो 3 साइकिल के अंदर पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, नंबर 2 C4 साइकिल। C4 साइकिल वो साइकिल है जो कि डिफरेंट प्लांट्स जो एक्सेप्शनल प्लांट्स होते हैं वो करते हैं, तो यहाँ पर भी ये नहीं होगी, यहाँ पर भी अभी ग्लूकोज बना ही नहीं होगा। ठीक, उसके बाद जो है उसके बाद जो D है बेंसन एंड कैल्विन साइकिल, सेम यही C3 साइकिल या फिर बेंसन एंड कैल्विन साइकिल आ गया तो ये भी नहीं होगा। C ऑप्शन है TCA साइकिल। ठीक है, TCA साइकिल वही साइकिल क्रेब्स साइकिल है। ये क्रेब्स साइकिल वो साइकिल है जिसके अंदर फर्स्ट प्रोडक्ट जो है हमारी सिट्रिक एसिड बना था, वो जो है वो 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ओबे करता है, तो इस वजह से इसका जो ऑप्शन है वो C होगा, यानी TCA साइकिल। उसके बाद जो है हमारे पास है द जनरेशन ऑफ ATP बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कपल्ड विद H आयंस पंप प्रोसेस इज कॉल्ड। ठीक है, यहाँ पर ये बोला है कि वो कौन सा प्रोसेस है जिसके अंदर H आयंस की पंपिंग की वजह से, यानी H आयंस जो एक जगह से दूसरी जगह पर पंप होंगे, इलेक्ट्रॉन की ट्रांसपोर्टेशन की वजह से H आयंस पंप होंगे और ATP की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, ये प्रोसेस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर होता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो है हमारे पास हमने जो है वो पहले भी पढ़ा था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर कि यहाँ पर मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्सेस मौजूद होते हैं, वो कॉम्प्लेक्सेस H आयंस या फिर इलेक्ट्रॉन जो है वो एक कॉम्प्लेक्स से दूसरी कॉम्प्लेक्स में ट्रांसफ़र करते हैं। इसी तरह से
इलेक्ट्रॉन की ट्रांसपोर्टेशन की वजह से एच आयंस जो है वो मैट्रिक्स से जो है वो पंप होकर क्या करते हैं, इनर मेम्ब्रेन के अंदर इंटर होते हैं। इनर मेम्ब्रेन के अंदर इंटर जैसे ही होंगे तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगी। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वो एटीपीएस कॉम्प्लेक्स, जो 5th कॉम्प्लेक्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, उसके अंदर जो है वो एच आयंस आएंगे। फिर वो एच आयंस जो है इस एटीपीएस पंप से जो है वो गुजरेंगे। जब वो गुजरेंगे तो वो क्या करेंगे, एडीपी को एटीपी में जो है वो कन्वर्ट करेंगे। ये पूरा प्रोसेस जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस, ये तो प्रोसेस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का, लेकिन इसका खास नाम ये है कि ये एच आयंस जो है पंपिंग की वजह से, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की वजह से एच आयन जो एक जगह से दूसरी जगह पंप हो रहे हैं और एटीपी की फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ऑप्शंस देखते हैं। ए कीमोऑस्मोसिस, बी एंडोऑस्मोसिस, एंडो मीन्स इनसाइड, इनसाइड जो है वो चीज़ें आना, तो यहाँ पर जो है वो ये तो नहीं होगा। एक्सोऑस्मोसिस, ये भी बिल्कुल नहीं होगा कि यहाँ पे नहीं हो रही, ठीक है। यहाँ पर जो है वो कीमोऑस्मोसिस होगा, क्योंकि यहाँ पर केमिकल्स की वजह से जो है वो क्या कर रही है, केमिकल्स की वजह से जो है वो ऑस्मोसिस का प्रोसेस जो है वो प्रोसीड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो ए ऑप्शन होगा। उसके बाद जो है द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन द फोटो सिस्टम 2, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन थे। ये चीज़ जो है वो रट्टा लगाने वाली है कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, सबसे पहले जो फोटो सिस्टम 2 था, वहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकले थे वो सबसे पहले किसके पास गए थे, प्लास्टोक्विनिन नहीं, बिल्कुल नहीं, प्लास्टोसाइनिन नहीं, इसके पास भी नहीं गए थे। फियोफाइटिन या फेरोडोक्सिन, फेरोडोक्सिन जो है उसके पास भी नहीं गई थी, क्योंकि ये फोटो सिस्टम 1 के अंदर आता है, ये फोटो सिस्टम 2 के अंदर नहीं आता। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा वो होगा सी, फियोफाइटिन। उसके बाद फ्लो ऑफ एनर्जी इन द इकोसिस्टम इज साइक्लिक, नॉन साइक्लिक, यूनिडायरेक्शनल या मल्टी डायरेक्शनल। तो यहाँ पर साइक्लिक तो बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है। नॉन साइक्लिक जो है वो भी नहीं होगी। यूनिडायरेक्शनल, यहाँ पर जो है वो सी ऑप्शन यूनिडायरेक्शनल जो है वो करेक्ट होगा, क्योंकि एक बार जो है वो सूरज से जो है वो रोशनी आती है तो वो वापस जो है वो नहीं जाती, या किसी भी जो है प्रोसेस से जब भी एनर्जी आती है या फिर लाइट जो है वो आती है लाइट, तो वो वापस जो है उसी जगह पर नहीं जाती। तो ओवरऑल ये यूनिडायरेक्शनल होगा, ठीक है। उसके बाद एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द कार्बोक्सिलेशन इन बेंसन एंड कैल्विन साइकिल, यानी जो C3 साइकिल है, C3 प्लांट्स साइकिल करते हैं कैल्विन एंड बेंसन साइकिल, कैल्विन साइकिल लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन के अंदर कौन सा एंजाइम जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, कार्बोक्सिलेशन, जो कि फर्स्ट फेज है। कार्बोक्सिलेशन इज द फर्स्ट फेज इन द कैल्विन साइकिल। सबसे पहले रुबिस्को, नंबर 2 PEPC, पेप्सिन एंड आइसोमरेस। तो यहाँ पर जो है हमने पढ़ा था कि रुबिस्को वो एंजाइम है जो कि कैल्विन साइकिल जो है उसकी स्टार्टिंग करता है या उससे जो है प्रोसीड करता है, उसकी कार्बोक्सिलेशन करता है। तो ये सारा जो है हमने MCQ सॉल्व किया बायो एनर्जेटिक्स के और थोड़ी टिप्स देंगी। थैंक यू।